नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं सियासी दलों में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी की, 2024 की तैयारी और महिलाओं की उसमें होने वाली भागीदारी, यानी जो सियासी दल चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, क्या वो अपनी पार्टी में महिलाओं के लिए कोटा फिक्स करेंगे, उसका ऐलान करेंगे? जिस तरीके से लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक बिल पारित हुआ और उसके बाद से उस पर जो सियासत शुरू हुई, उसको लेकर के बार-बार ये कहा जाता रहा विपक्षी दलों की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए महिलाओं के आरक्षण का ये बिल पारित करवाया। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी इसे अ, राजनीति से अलग अपना संकल्प बताती रही और ये कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बिल कोई चुनावी एजेंडा नहीं था, बल्कि उसका एक संकल्प था जिसको उसने पूरा किया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि महिला आरक्षण बिल जब धरातल पर उतरेगा, उससे पहले क्या सियासी दल अपनी तरफ से इस बात की पहल करेंगे कि वो अपने उम्मीदवारों की सूची में 33% महिलाओं को जगह देंगे या नहीं देंगे? अखिलेश यादव ने इसको लेकर के सबसे पहले अपनी बात को रखा और स्पष्ट तौर पर कहा। वो मध्य प्रदेश में थे और उस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को वो 20% का कोटा देंगे। तो पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा उसको सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। को कहना चाहते हो, संगठन के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारी मां, बेटी या बहन या संगठन की कोई भी पदाधिकारी महिला है और अगर उसने क्षेत्र में काम किया होगा, बीजेपी के लोग 33% लड़ाए न लड़ाए, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% महिलाओं को टिकट देकर के उनको मौका देने का काम करेगी। तो आपने सुना अखिलेश यादव को। वो मध्य प्रदेश में चुनावी दौरे पे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और जितनी बार भी उनसे पूछा जाता है, वो हमेशा यही कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल के वो समर्थन में है, लेकिन वो इस पर सियासत नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी पर उनका सीधा आरोप होता है कि वो सियासी फायदे के लिए उसने इस तरीके का कदम उठाया। महिला आरक्षण बिल के तहत महिलाओं को आरक्षण देने की उसकी मंशा पहले कभी भी नहीं थी, लेकिन चुनाव से पहले एक तरीके से 50% आबादी के वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सुनियोजित तरीके से इस कदम को उठाया। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में टिकट बंटवारा होगा, क्या उसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करेगी? उनका कोटा फिक्स करेगी? कांग्रेस ने इसकी शुरुआत 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में की थी, जब प्रियंका गांधी ने मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया था और पहली बार सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस पार्टी ने। तमाम ऐसी महिलाओं को भी टिकट दिया जिनकी जीतने की संभावना बेहद कम थी, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि महिलाओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को पारित करवा कर एक तरीके से ये साबित करने की कोशिश की कि महिलाओं को असल हक दिलाने की वो हमेशा से पक्षधर रही है। तो अखिलेश यादव ने भी एक दांव खेल दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 20% महिलाओं को वो आरक्षण देंगे, यानी उनका कोटा फिक्स है। साथ-साथ वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी भले ही महिलाओं को 33% सीट टिकट ना दे, लेकिन समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को कम से कम 20% टिकट देगी, यानी ये तय हो गया कि 20% टिकट अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल पर महिला उम्मीदवारों को लड़ाएंगे। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एक-एक कर आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। सोमैया राणा जी जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, वो भी अपना पक्ष रखेंगी। इसके अलावा हमारे साथ आशा तिवारी जी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ भागीदारी कर रहे हैं। डॉक्टर किरण डंगवाल, शिक्षाविद एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हो रही है, लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सृष्टि श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सुमैया राणा जी, अखिलेश यादव जी के इस बयान को किस नज़रिए से देखा जाए? क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव ने 20% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर एक तरीके से पहल कर दी, एक शुरुआत कर दी? बिल्कुल देखिए समाजवादी पार्टी शुरू से
जब कांग्रेस इस बिल को लेकर के आई थी तब से पिछड़ी और दलित अल्पसंख्यक की बात कर रही थी। आज भी हम वहीं पर हैं। 20% जिस तरह महिलाओं को टिकट देने की बात मध्य प्रदेश में कही है, तो समाजवादी पार्टी अपने कॉल और करने में, यानी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं रखती है और उसी के तहत अपना काम को अंजाम देती है। मेरा सवाल यहाँ पर एक आपके सवाल के साथ ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उसमें 33% महिलाओं को भागीदारी देगी? क्या 33% महिलाओं को टिकट देने जा रही है? रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके का चुनाव होने जा रहा है और जो तैयारियां वहां चल रही हैं, तो हमने जो 20% वहां पर महिलाओं को टिकट देने की बात की है, उससे ये पूरी तरीके से साबित हो जाता है कि समाजवादी पार्टी ने जो कहा और जो कहती है वो हमेशा उसको पूरी तरीके से करने का दमखम में रखती है। हवा हवाई न तो नारे लगाए कभी समाजवादी पार्टी ने, जो कहा वो किया। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने 20% टिकट देने का ऐलान करके निश्चित तौर पर एक पहल की और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना भी होगा कि वो अपने पार्टी में कितना % टिकट महिलाओं को देंगे। लेकिन आस्था जी हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था जी, कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी सबसे पहले और हम लोगों को याद है कि जब प्रियंका गांधी लखनऊ में आई, उन्होंने कैंपेन शुरू किया कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, और उसके बाद बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों को उतारा भी। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि क्या ये महिलाएं चुनाव जीतकर आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो उनको दूसरों के मुकाबले बहुत कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा था। फिर भी ये एक रिस्क लिया गया। क्या ये माना जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से इस तरीके की कोई पहल करती नजर आएगी? आस्था जी। जी मानस जी, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं कहूं आपको कि राजीव गांधी जी ने सबसे पहले इस चीज का सपना देखा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आस्था जी, आप कंटिन्यू करिए। जी मानस जी, मैं कह रही थी कि राजीव गांधी जी ने सबसे पहले महिला आरक्षण का सपना देखा था, जिसके बाद महिला आरक्षण को पंचायती राज व्यवस्था में लागू किया गया और आज की स्थिति में महिला 15 लाख से ज्यादा महिला पूरे देश में नगर पालिकाओं में या नगर पंचायतों में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराती हैं। और कांग्रेस पार्टी ने 2022 के जब चुनाव हुए तो लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के साथ में इसकी शुरुआत करी। और हम आपको ये चीज कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हक की बात करती रहेगी। महिला आरक्षण ही नहीं बल्कि महिलाओं की आवाज को उठाना, जो उनकी स्थिति है उसको भी दर्शाना हमारा काम रहा है हमेशा से। आज मध्य प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव जी का ये बयान आया कि मध्य प्रदेश में वो 20% आरक्षण देने जा रहे हैं महिलाओं को, तो मध्य प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर भी सवाल करना लाजमी होता है कि महिला को एक तरफ पुलिस प्रशासन मारता दिखाई देता है लाठी डंडों से भारतीय जनता पार्टी का, और एक तरफ एक वो बच्ची जो 12 साल की है जिसके साथ बुरी तरीके से दुष्कर्म किया जाता है और वो दर-दर भटकती रहती है, 8 किलोमीटर तक चलने को मजबूर हो जाती है और उसकी कोई सहायता नहीं करता। तो ये स्थितियां बदलेंगी जब महिला आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं की आवाज को बुलंद करेंगे और महिला जब राजनीति करेगी तो वो इस तरह के बदलाव सामने हमें देखने को मिलेंगे। चलिए आस्था जी, सृष्टि श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख रही हैं कि महिला आरक्षण बिल की जब से इस देश में चर्चा शुरू हुई, बिल को पारित होने के बाद सियासत बहुत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी का अपना पक्ष निश्चित तौर पर, जिसकी सरकार में कोई बिल पारित होता है या पास होता है तो उसका क्रेडिट वो लेने की कोशिश करती है और जाता भी है उसको आमतौर पर। लेकिन जिस तरीके से अब सभी सियासी दल इस बात को कहने के लिए मजबूर होने लगे हैं कि नहीं, हम भी महिलाओं के पक्षधर हैं, हम भी महिलाओं को मैदान में उतारेंगे, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में धरातल पर ऐसा होता दिखाई पड़ेगा? 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो आप कितनी बड़ी भागीदारी इसमें महिलाओं की देखती हैं? सृष्टि जी, आप म्यूट पे हैं, उसको प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू फॉर टेकिंग माय व्यूज। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि मैं नीतियों पर अगर विचार करूं तो महिलाओं को आरक्षण पार्टी से रिलेटेड ना मान के हम ये कहेंगे कि यह एक अच्छी पहल है और महिलाओं में अभूतपूर्व क्षमता होती है प्रशासन की भी और घर चलाने की भी। तो अगर इस तरीके का हम पार्टी को ना भी अगर शामिल करें
कोई भी पार्टी हो, लेकिन एक अच्छा सकारात्मक कदम है और महिलाओं की भागीदारी निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन जरूर लाएगी। और चाहे ये लोकसभा चुनाव हो, चाहे आगामी 2029 का चुनाव हो, और दोनों ही कभी भी स्थिति हो, लेकिन महिलाओं को इस तरीके का पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाएगा तो वो जरूर देश में परिवर्तन ले आएंगी। ये मेरा अटल विश्वास है, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं और उनमें क्षमताएं ईश्वर ने बहुत ज्यादा दी हैं। जी मैडम, डॉक्टर किरण डंगवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आप चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही हैं। मैडम, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि इस देश में हमने देखा कि जो बड़े सियासी दल रहे उनकी भी कमान महिलाओं के हाथ में रही। अगर हम बात करें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की, वो कांग्रेस पार्टी को का नेतृत्व करती रही लंबे समय तक। अगर आप देखेंगे उसके बाद भी तो सोनिया गांधी के हाथ में कमान रही। अगर आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी की कमान मायावती के हाथ में रही, बहुत सशक्त महिला नेता मानी गई वो। और आज भी भले ही उनके पास उतना संख्या बल सीटों के आधार पर ना हो, लेकिन उनकी उनकी जो पॉलिटिकल जो पकड़ है उससे किसी को कोई इनकार नहीं। अगर हम साउथ में जाते हैं तो वहां पर जयललिता ने बहुत लंबे समय तक पार्टी की कमान संभाल रखी, अपनी पार्टी को बहुत ऊंचाई तक ले गई, कई सियासी दलों की मजबूरी बनी। बंगाल में जाते हैं तो ममता दीदी हमको नजर आती है। तो पूरे देश में हम देखें तो महिलाओं की जो लीडरशिप है उस पर कभी सवाल नहीं खड़े हुए। बड़ी मजबूती से इन महिलाओं ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ऊंचाई तक लेके गई। बहुत एक कह सकते हैं कि सशक्त लीडरशिप उन्होंने स्थापित की। बावजूद इसके हमने देखा कि उनकी ही पार्टियों में महिलाओं को अब तक वो भागीदारी नहीं मिल सकी जो उनको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। तो आपको लगता नहीं है कि ये तमाम सियासी दलों की इच्छा शक्ति का अभाव था कि महिला प्रमुख होने के बाद भी उनकी पार्टी में महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल सका अब तक, जिसकी चर्चा हम अब 2023 में कर रहे हैं? जी धन्यवाद मानस जी। देखिए, जो भी आपने प्रश्न किए, जो भी बातें की, यहाँ पे मैं एक शिक्षाविद के रूप में आपको उत्तर देना चाहूंगी कि अगर किसी भी पार्टी में किसी भी महिला को अगर एक सर्वोच्च पद मिला तो आप देखिए वो पार्टी के कारण नहीं बल्कि वो एक महिला और अच्छी प्रशासिका होने के कारण उसने राज किया और बहुत अच्छे से प्रशासन को चलाया। जैसे अभी सृष्टि जी ने भी बात की कि वो घर में हो चाहे बाहर हो, प्रशासन बहुत अच्छा चलाती हैं, क्योंकि ये अपनी एक इनबॉर्न कैपेबिलिटी भी होती है एक महिला में, क्योंकि वो एक मल्टी डायमेंशनल वर्क कर सकती हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम एक शिक्षक होने के नाते कहें, क्योंकि हमारा कार्य ही एक मेन है कि हम एक से एक को शिक्षा का दिया जलाते हैं, तो अगर हम महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जो कि एक सकारात्मक और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण भविष्य बनाने में भी एक मदद करेगा। और ये जो बिल महिलाओं को जो एक अत्याचार और जो नष्टकारिता से बचाने के लिए भी जो एक कहते हैं कि ना संसाधन जुटाने का भी एक प्रयास करेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब आपके पास शक्ति होती, जैसे कि इस बिल का भी नाम है, अगर आप इसको देखें कि नारी शक्ति बंधन, नारी शक्ति का अगर हम वंदन करते हैं यानी नारी की शक्ति को पहचानते हैं, तो आप किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, अगर महिला को आरक्षण मिलता है तो वो कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए बहुत अच्छा और हितकारी एक स्टेप होगा और बहुत अच्छा करेंगे। आप देखिए महिलाएं चाहे वो आज आर्मी में भी आगे बढ़ बढ़ के कर रही हैं, उनको क्योंकि वहां पे पहले नहीं पूछा जाता लेकिन अब पूछा जा रहा है, तो देश की कमान कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से महिला एक प्रशासक के रूप में बहुत अच्छे से कर रही है। तो हमें लगता है कि ये जो बिल आया है ये कहीं ना कहीं हमारे देश को, समाज को एक बहुत ही आगे की तरफ लेके जाएगा। तो मैं तो इसका पूरा समर्थन करती हूँ कि, लेकिन शर्त यही है कि आगे इसमें और अच्छे रूप से इसको प्रस्तुत किया जाए, आरक्षण दिया जाए, तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। अच्छा आस्था जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से बात की जा रही है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से, देखिए महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन अब उसके बाद से सवाल ये किए जा रहे हैं कि उसमें ओबीसी का कोटा होना चाहिए, उसमें एससी एसटी का कोटा होना चाहिए। तो क्या महिलाओं को भी जाति में बांट कर उनका बंटवारा करके कोई सकारात्मक इसका हल निकलेगा, या
आपको लगता नहीं कि महिला अपने आप में, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय की हो, वो पहले महिला होनी चाहिए, बाद में उसका जाति आकर होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि ये मांग बेवजह की है? महिलाओं में बँटवारा करने की या सियासी बँटवारा करने की एक कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से? आस्था जी। आस्था जी प्लीज़ अनम्यूट करिए अपने डिवाइस को। जी। मैं ये कह रही थी कि मैं इसको सियासी बँटवारे के तौर पर नहीं देखती हूँ। महिला नहीं होगी तो वो सीधी-सी बात है कि वो महिला आरक्षण के कोटे में फिट ही नहीं होगी, चाहे ओबीसी हो, चाहे कुछ भी हो। और ओबीसी की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने संसद में भी इस बात का जिक्र किया कि जब हम सेक्रेटरीज की बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरीज ओबीसी है। तो ओबीसीज को उनका अधिकार मिले, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जा सके ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो। इसके कारण वहां पर महिलाओं में भी हम इसकी बात करते हैं कि महिलाओं में भी कुछ प्रतिशत सेंसस जिस तरीके से कास्ट सेंसस कराया गया था पहले, उस हिसाब के डेटा के अनुसार इसको किया जाए कि एक परसेंटेज फिक्स की जाए ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके समाज में। और दूसरी बात, मैं अभी इसको जो महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है, क्योंकि महिला आरक्षण की बात है तो हम इस बिल का बेशक समर्थन करते हैं। मगर जो डिलिमिटेशन इन लोगों ने लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये अधिनियम लाया गया वो किसी इवेंट मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं दिखता। इवन महिला के अधिकारों का हनन, उनके सपनों का मजाक जरूर दिखाई देता है कि आज जब इलेक्शन आने वाला है तब आप उसको लागू तो कर दे रहे हैं, मगर कहते हैं कि हम जब सेंसस कराएंगे तब उसके बाद इसको जो है पूरी तरीके से सुचारू रूप से लागू कर पाएंगे। सिर्फ पारित ही हो रहा है बिल, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। और आप कहते हैं कि हम जब परसीमन करा लेंगे तब उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। तो ये एक तरीके से जुमला है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलेक्शन के समय इस बिल को अपना बनाने की कोशिश के साथ किया गया है कि हम उसको क्लेम कर सकें कि हमने इसको लागू किया। सिर्फ इसके कारण इन्होंने इस बिल को पारित कराने की कोशिश करी, क्योंकि इनके पास व्यवस्था नहीं थी अगर लागू करने की, तो इतने साल जहां बिल रुका रहा, वो थोड़े समय और रुक जाता, आप सेंसस करा लेते पहले, फिर उसके बाद लागू कर देते। बट ये राजनीति का इसको एक इवेंट बनाने की कोशिश की गई। ये एक दुख की बात है भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्य था इसके वजह से। चलिए आस्था जी, हमारी कोशिश थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपने इस पैनल में शामिल करें, लेकिन पैनल में नाम देने के बाद भी पता नहीं क्यों नहीं जुड़े। उस पे कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हमारी इच्छा थी कि वो इस पैनल में हमारे साथ शामिल हो। तो चलिए सुमैया राणा जी के पास चलते। सुमैया जी, अखिलेश यादव जी ने बड़ी अच्छी बात की कि वो 20% टिकट देंगे। हम उम्मीद करते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में भी वो ऐसा ही बयान देंगे या इस तरह की कोई प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात सुमैया जी बड़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि आप और एकता जी, आस्था जी, दोनों ही आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी से आती हैं और जिसमें आप दोनों ही लोग समझती होंगी कि संगठन की अपनी एक बड़ी भूमिका होती है। आपको नहीं लगता कि संगठन में भी महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिलती? आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी संगठन उठा के देख लीजिए, आप महत्वपूर्ण पदों में देखेंगे शायद इक्का-दुक्का ही महिलाएँ आपको नज़र आएँगी। ये अलग बात है कि महिला मोर्चा, महिला प्रकोष्ठ तमाम सियासी दलों ने बना रखा है, लेकिन उसमें भी किस तरीके की उनकी भागीदारी होती है, इससे ना आप अपरिचित हैं, ना हम लोग अपरिचित हैं। तो आपको लगता नहीं कि ये बात आप लोग को संगठन में अपनी पार्टी में रखनी चाहिए कि संगठन में भी उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए आबादी के हिसाब से? सुमैया राणा जी। महिलाओं को न केवल जो अपना संगठन है उसमें उचित पद देना, उनको उनकी क्षमता के हिसाब से उनको कहाँ पे वो फिट बैठ रही हैं, ये पूरी तरीके से किया जा रहा है। आपने महिला प्रकोष्ठ की बात की, तो समाजवादी पार्टी की जो महिला सभा है, अगर आप उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के, महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के, और आप बहुत कार्यकर्ता तक भी आइए, तो सब बहुत एक्टिव और बहुत ही सुचारू ढंग से काम करने की क्षमता रखती हैं। और अब जो समाजवादी पार्टी की महिला सभा है स्पेशली, वो जिस तरीके का काम कर रही है, क्योंकि मैं भी उसमें एक पदाधिकारी हूँ,
तो जिस तरीके से काम कर रही, मुझे नहीं लगता ये अभूतपूर्व काम हो रहा है। और महिलाओं की जो भागीदारी है 2022 के चुनाव में भी देखी गई थी बहुत अच्छे तरीके से, और आने वाले लोकसभा चुनाव में और 2027 में आपको एक बहुत ही स्पेशल तरीके का रूप दिखेगा महिलाओं का समाजवादी पार्टी में, चाहे वो हमारा महिला प्रकोष्ठ हो या मेन बॉडी के संगठन में महिलाओं का रोल हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सुमैया समाजवादी रैना जी पार्टी सुमैया रैना जी, लेकिन मुख्य संगठन में भी महिलाओं को भूमिका उनकी होनी चाहिए ना? क्यों नहीं बिल्कुल बनाई है। जाएँगी नहीं, राष्ट्रीय नहीं। महासचिव? क्यों नहीं? आबादी के हिसाब से होना चाहिए ना, वहाँ भी होना चाहिए कि कम से कम 20% 25% महिलाओं को मुख्य संगठन में भागीदारी उनकी मिलनी चाहिए। नहीं उनकी क्षमता मुख्य का लाभ संगठनों को लेना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल मिलना चाहिए। राष्ट्रीय महासचिव नहीं होंगी, लेकिन अभी जो नया हमारा जो लिस्ट आउट हुई है, उसमें महिलाओं की अच्छी तादाद में सचिव भी हैं, और तमाम ऐसे पद हैं जिस पर महिलाएँ कार्यरत हैं। और आने वाले समय में यकीनी तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ सोच रखा है बड़ा महिलाओं के लिए, वो समय आने पर दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ कि समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, उनकी कथनी करनी में कतई फ़र्क नहीं होता है। उन्होंने जिस तरीके से बड़ा दिल करके महिलाओं और कन्याओं के लिए जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बड़ा दिल दिखा करके उनके लिए जो योजनाएँ लागू हुई, उसके अलावा जो समाजवादी पार्टी करने जा रही है, वो यकीनी तौर पर अभूतपूर्व होगा। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, नारा देने के बाद वो ठंडे पड़ के बैठ गए। चुनाव आते ही उन्होंने सोचा कि एक नया और प्रोपेगेंडा छोड़ा जाए महिला आरक्षण बिल का, जबकि उनको भी मालूम है कि इस महिला आरक्षण बिल का 2024 से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि इससे कोई भी लाभान्वित होने वाली महिला नहीं है 2024 में। लेकिन उन्होंने मालूम था कि एक झुनझुना बजाने पे थोड़ा-सा एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। जबकि समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ये माँग थी, मैंने बताया जब कांग्रेस इस बिल को ला रही थी, तब भी बहुत मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी ने माँग की थी दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक की, और आज भी उस पर अड़ी हुई है कि अंतिम पंक्ति में, अभी मेरी एक बहन कह रही थी कि महिला महिला होती है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अंतिम पंक्ति में खड़ी हुई महिला है, बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जो दूर-दराज़ ऐसे इलाकों में रहती हैं, इंटीरियर्स में, जो जो शायद उनकी पहुँच वहाँ तक ना हो। हमें उनको भी उस बिल में शामिल करा के और उनको आरक्षण दिलाने की माँग है हमारी, और इस पर ही समाजवादी पार्टी टिकी हुई है। सुमैया रैना जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, कि आप लोगों ने बात की कि नहीं, दलित महिलाओं का इतना कोटा होना चाहिए, ओबीसी महिलाओं का इतना कोटा महिला आरक्षण बिल में होना चाहिए। आपको नहीं लगा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं का भी कोटा होना चाहिए? आप देखें तो जो मुस्लिम महिलाओं की जो नहीं, लीडरशिप है, वो हमने बिल्कुल पीडीए की बिल्कुल माँग ना की। के बराबर है। आप जैसी जो महिलाएँ हैं, वो बहुत कम हमको नज़र आती हैं कि मुखर होकर के अपनी बात रख सकें, या जो मुस्लिमों में जो टॉप लीडरशिप है, उसमें आपको नहीं लगता कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, जबकि उनकी देखिए आबादी ठीक-ठाक है? उनको भी देखिए, पहली चीज़ तो ये जी, कि पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों हैं। हमारी माँग या समाजवादी पार्टी की माँग सिर्फ़ पिछड़ा और दलित नहीं है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तीनों हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि पीडीए को आगे लाएँगे, पीडीए के हक की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो पीछे चलते चले जा रहे हैं, या वो इतने पीछे हैं कि उनको आगे लाना बहुत ज़रूरी है। वो इस भीड़ में ना दब जाएँ, इसी के लिए तो आरक्षण की माँग हो रही है। और ये पीडीए का नारा है, ये किसने कह दिया कि सिर्फ़ पिछड़ा और दलित की बात हो रही है। पीडीए का नारा ही पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। तभी ये नारा ही पूरा हो रहा है हमारा, हमारी माँग पूरी हो रही है, और यकीनी तौर पर अल्पसंख्यक महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा। और समाजवादी पार्टी से तो वैसे भी जितनी मेरे ख़्याल से अल्पसंख्यक महिलाएँ समाजवादी पार्टी से जुड़ी होंगी, किसी अन्य पार्टी से नहीं जुड़ी होंगी। और आने वाले समय में पीडीए का जो नारा है, उसको मजबूती के साथ थाम कर और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शशि श्रीवास्तव जी, आपने देखा होगा कि 2017 के आसपास अ, 3 तलाक का जो मसला था, वो बहुत तेज़ी से वो उठा और 3 तलाक को लेकर के कानूनी बनाया गया। ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम मतों में सेंधमारी के लिए ये एक बड़ा सियासी कदम उठाया, जिसका बहुत जगह पे हमने देखा कि मुस्लिम महिलाओं ने सपोर्ट भी किया, कुछ जगह पे विरोध भी हुआ, कुछ जगहों पर सपोर्ट भी हुआ। लेकिन जब 2017 के जब चुनावी नतीजे आए, तो ऐसी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आई, ऐसी मुस्लिम बेल्ट में जहाँ पर वो कभी इससे पहले चुनाव जीती नहीं थी। और वहाँ पर जब बाद में आकलन किया गया, तो ये पाया गया कि कुछ मुस्लिम महिलाओं का बीजेपी की तरफ झुकाव हुआ, और शायद उसकी वजह से वो सीटें वो जीत पाई। तो क्या आपको लगता है कि ये बार-बार कोशिश हो रही है कि महिला एक बड़ा वोट बैंक है,
यानी अगर हम देखें तो 50% आबादी है, तो इस लिहाज से देखें तो 50% का वोट बैंक भी हुआ। तो इतने बड़े वोट बैंक पर अब सबकी निगाहें टिक गई हैं कि अब 3 तलाक की बात भी होगी, महिला आरक्षण बिल की बात होगी, संगठन में भी जगह देने की बात होगी, टिकट में भी देने की बात होगी। आपको लग रहा है कि राजनीति में ये बदलाव की तरफ एक नया कदम आपको नजर आ रहा है? ये जी टर्निंग मानस पॉइंट जी, होगा? मैं आपकी बात से 100% अग्री करती हूँ कि इस तरीके के चुनाव के समय कोई भी बहुत ही कोई एक सेंसिटिव सा इस तरीके का अगर आ जाता इशू, तो नेचुरली लोगों की जो है रुझान उस ओर होने लगता है कि ये पार्टी हमें सपोर्ट करेगी। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी, चूंकि मनोविज्ञान मेरा विषय है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो इमीडिएट चीजों का असर माइंड पर ज्यादा पड़ता है। इसीलिए ये इस तरीके की कैंपेन छेड़ी जाती हैं कि जब इलेक्शन और वोट देने का इमीडिएट टाइम आता है, उस समय ऐसे जो कैंपेन होते हैं तो लोगों के मन को सेंसिटाइज कर देते हैं, और वो जब अपना वोट डालते हैं उस समय उससे प्रभावित होकर डालते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी हमारी बड़ी शॉर्ट होती है। तो जो उसी समय पीछे की चीजों को हम जल्दी रिकॉल नहीं करते, जो इमीडिएट असर होता है, जो इमीडिएट बातें होती हैं, वो हमें जो है वो वोट देते समय निर्णय लेने में ज्यादा मदद करती। इसीलिए ये कहा ही जाता है, और इस तरीके की स्थितियां हमेशा की ये लुभावने जो भी वादे हैं वो हमेशा चुनाव के कुछ समय पहले ही किए जाते हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो और चाहे इस समय महिला आरक्षण का हो। तो कहीं ना कहीं एक लोभ और एक ये तो रहता ही है। और अब तो काफी यहाँ पे प्रबुद्ध लोग हैं, जान भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके निर्णय, और खास करके जो लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, उन लोगों पे इमीडिएट चीजों का प्रभाव बहुत ही सशक्त होता है और उनके निर्णय 100% उससे प्रभावित होते हैं। जी, डॉक्टर किरण लघवाल जी, आपको लगता है कि चूंकि ये माना भी जाता है और ये सत्य भी है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा भावुक होती है। आप देखते हैं जिस तरीके की तस्वीरों में प्रधानमंत्री आपको नजर आते हैं, वो अगर कोई महिला का अभिवादन करने आती है, कई बार ऐसा भी देखा गया तस्वीरों में कि किसी ने पैर छूने की कोशिश की तो तत्काल रोकते हैं, वो उल्टा उस महिला के पैर छू लेते हैं। फिर हमने देखा महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा भावुक और बहुत जोरदार भाषण दिया उन्होंने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे उनका बहुत बड़ा स्वागत भी किया गया, जिसमें तमाम महिलाएं वहां पर मौजूद थी। आपको लगता है कि ये सब ऐसी ऐसी चीजें जो महिलाओं को अपील करती, उनको लगता है कि कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी है जो उनके हक की बात कर रही है, इससे पहले किसी सियासी दल ने क्यों नहीं किया? तो आपको लगता है कि ये एक तरीके से जो 50% वोट बैंक या 50% आबादी है, आपको लगता है कि इसके बाद बीजेपी की तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा? या आपको कहीं ऐसा महसूस होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त ऐलान कर रही है कि हम 20% टिकट देंगे, 25% टिकट देंगे, तो एक तरीके की होड़ मच गई है कि अब हमको भी महिलाओं का, या यूं कहें कि महिलाओं के वोट की अब अहमियत ज्यादा बढ़ गई है? जी मानस जी, आपने जो एक शब्द कहा कि महिलाएं संवेदनशील होती हैं, तो ये कह लीजिए कि भारत में शायद ये कुछ हमारे संस्कार होते हैं, कुछ अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि संवेदनशील होना लाजमी होता है। कारण ये है क्योंकि इसको हम लोग, अगर हम किसी की, कोई हमें सिंपैथी दे रहा है, तो उसको अगर हम अपनी दृष्टि से देखें तो एम्पैथी ज़्यादा वो होती है कि समानुभूति, या हमें अगर कहीं पे एक फेवर मिल रहा है, तो हमें लगता है कि नारी शक्ति में एक इतनी समझदारी ज़रूर होती है कि सही और गलत को डिस्क्रिमिनेट भी कर पाती है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने झूठे वादे कर दिए या ऐसे ही कह दिया तो उस तरफ बेंड हो जाएगी। अभी आपने बात भी की थी कि कुछ ऐसे मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे उठे जिसमें कि फेवर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अगर एक नारी की पीड़ा कोई समझ रहा है और उसको हक देने का प्रयास कर रहा है, जैसे ये आरक्षण बिल की आप जब बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि समाज में एक जो राजनीति में बहुत कम प्रतिशत था महिलाओं का, और उससे प्रतिशत बढ़ेगा, और उस प्रतिशत के बढ़ने से जितने भी महिलाओं के जो मुद्दे होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और उसके लिए भी जो, जिसको हम कहते हैं कि समानता और न्याय को भी बढ़ावा देने में एक सहायता मिलेगी। तो हमें नहीं लगता है कि केवल ऐसे ही फेक अगर कह दिया तो उस पे आ जाएंगी महिला हमेशा इन चीजों को बहुत ही समझदारी से देखती हैं, और आरक्षण बिल हमको लगता है कि
ये एक बहुत ही फेवरेबल बिल है जो आगे महिलाओं को सशक्त करेगा। क्योंकि आप देखिए कि अगर कोई भी महिला कोई लीड ले रही है, लीडरशिप, तो एक दूसरी महिला जो होगी अपनी बात को रख पाएगी। क्योंकि हम लोग सिर्फ राजनीति में ही नहीं, अगर हम और भी तरफ से देखें कि महिलाओं को हम रोजगार में, महिलाओं को हम समाज में समानता और कई चीजों में अगर हम बढ़ावा देते हैं, हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी बात करते हैं, तो वो सशक्त, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ राजनीति से ही, हम समाज के हर स्तर में अगर उसको बढ़ावा देते हैं तो महिला हमेशा सशक्त होगी, और महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। तो कहीं पर भी जो आपकी बात है कि सिर्फ कह देने मात्र से नहीं चलेगा, उनको सच में अगर आगे आने का बढ़ावा मिलेगा तो हमारे समाज के लिए, जिसको कहते हैं ना कि अधिक सम्मान और अधिकार प्राप्त होंगे महिलाओं को, और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो जो ये बिल आया है ये बहुत ही सराहनीय है, ये महिला की शक्ति को अवश्य बढ़ाएगी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और हम बार बार कह रहे हैं कि हम शिक्षाविद होने के नाते इस चीज को इसलिए भी बहुत समर्थन देते हैं कि पढ़ी लिखी महिलाएं अगर आगे आएंगी या तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जो अशिक्षित रह जाती हैं अभी, और भी हमारी यहाँ पे महिला मित्रों ने कहा कि बहुत अंतिम पंक्ति में भी जो खड़ी हैं, तो हमें लगता है कि जो सबसे आगे लीड ले रही हैं, धीरे 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 एक दूसरे का हाथ थाम के वो अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला को भी समर्थन मिलेगा, प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, और ये हमारे देश के हित के लिए बहुत अति आवश्यक है। आस्था जी, क्या हम ये उम्मीद करें कि जो कैंपेन में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो यूपी विधानसभा चुनाव के बाद थम गया, हमको उत्तर प्रदेश में वो दोबारा नजर आएगा? जी, उत्तर प्रदेश में भी आपको वो कैंपेन नजर आएगा, और मैं ये आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अन्य राज्यों में भी 33% आरक्षण तो कम से कम महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में टिकट लड़ने के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। इस हमारी तो क्योंकि नियत है कि भाई महिलाओं की स्थिति राजनीति में भी सुधरे, और उसके साथ-साथ सामाजिक स्थिति जो उनकी है, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड से आती हो, जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आती हो, जिस कास्ट से आती हो, उनकी स्थिति में सुधार हो, ये हमारी कोशिश है। मगर भारतीय जनता पार्टी जो आज की मौजूदा सरकार है, मैं उसपे ये फिर से इस बात का आरोप लगाती हूँ कि उनकी नीयत नहीं हमें साफ दिखाई देती, इस बिल को लेकर के भी, और वैसे भी उनकी नीयत साफ नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब नई संसद का उद्घाटन हुआ, जो इस देश की राष्ट्रपति हैं, महिला हैं और आदिवासी हैं स्पेसिफिकली, उनको आपने न्योता तक नहीं दिया उस प्रोग्राम में आने के लिए। तो ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी महिलाओं की इज्जत करती नहीं दिखाई देती, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से, आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से कोई भी महिला, आम महिला आ जाती थी और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से मिलने के लिए उत्साहित रहती थी और उनको गले लगा लेती थी। तो आप देख सकते हैं कि एक नेता है जिसकी एक इमेज है कि वो सेफ है महिलाओं के लिए, और वो महिलाओं की बात कर रहा है, वो महिलाओं के लिए सोच रहा है। तो कांग्रेस पार्टी, हम इस विचारधारा से आते हैं। मगर वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो महिलाओं के हक की बात नहीं करते दिखाई देते, उनके राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार भी सबसे ज्यादा होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखाई देती है, और हमारी ओर से दिखाई देता है कि हम किस तरीके से उनकी बात रखते हैं, उनका पक्ष रखते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे बयान हम लोगों ने सुने जिनको यहाँ पर दोहराना ठीक नहीं होगा, लेकिन कोई भी सियासी दल इससे अछूता नहीं रहा जिसने कभी न कभी से किसी नेता ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक या यूं कहे आपत्तिजनक टिप्पणी ना की। कभी किसी ने कपड़ों को लेकर सवाल उठाए, तो किसी ने भरी सभा में कुछ ऐसी बात कह दी जिसको यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी को तो बार बार नेताजी के उस बयान पर ही घेरा जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। आपको लगता है कि उस दौर से अब तमाम सियासी दल निकल के बाहर आ रहे हैं और अब उनकी ये मजबूरी हो गई कि वो महिलाओं का सम्मान करें, न केवल ऊपरी तौर पर जहां पर वो सार्वजनिक मंच पे होते हैं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी अब उनको लगता है कि अगर वो महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो राजनीति में उनका जो आधिपत्य है वो धीरे धीरे उसको चुनौती देने के लिए महिलाएं आगे आ जाएंगी। क्या लगता है आपको? सुमैया राणा जी, आपसे सवाल। आपके सवाल से पहले थोड़ी चीजें मैं भी प्रकाश डालना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद 2020 के सीए आंदोलन के दौरान जो महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ रही थी सड़कों पे बैठ के ठंड में,
सर्द रातों में, उनके लिए एक शब्द जो वो इस्तेमाल किए थे वो एक मुख्यमंत्री के ऊपर शोभा नहीं देते हैं। उन्होंने कहा था मुस्लिम मर्दों ने अपनी महिलाओं को चौराहों पर बिठा दिया है। तो इस तरीके की शब्दावली अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस्तेमाल करता है और फिर भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो महिलाओं की बहुत बड़ी हितैषी है, तो ये एक हास्यास्पद है खाली। जिस तरीके से हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ हुआ, पहले उसके साथ रेप होता है, फिर उसके बाद वही पुलिस वालों को यह आदेश दिया जाता है कि रातों रात पेट्रोल डालकर उसको जला दो, जबकि संध्या में, जहां तक मुझे जानकारी है, हिंदू रीति रिवाज में अंतिम संस्कार नहीं होता है, उसके बावजूद भी पेट्रोल डाल के उसकी बॉडी को जला इसलिए दिया जाता है कि कोई साक्ष्य ना रह जाए। वहां पर अगर उस तरीके की घटनाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी इस बात के दावे करती है, नारे लगाती है कि वो महिलाओं की हितैषी है, तो मैंने फिर कहा कि ये सिर्फ जो बिल है ये महिलाओं को छलावा और महिलाओं की जो उनकी जो संस्कृति है, क्योंकि ये देश हमारा झांसी की रानी का देश है, बेगम हजरत महल का देश है। यहाँ पर महिलाएं अगर बहुत सेंटिमेंटल हैं तो बहुत सशक्त भी रही हैं, उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य चलाए हैं, लेकिन महिलाओं का जो दिल है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उस सेंसिटिविटी के साथ खेलने का भारतीय जनता पार्टी को अधिकार किसी ने नहीं दिया है। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जिस तरीके की न सिर्फ महिलाएं और बल्कि इनका शेष नेतृत्व देश का माहौल बिगाड़ने के लिए जिस तरीके के बयान देते हैं, आप उस बयान को भी यहाँ पर बोलिए। और जिस तरीके की जाति और धर्म की बात करके उन जाति और धर्म के लोगों को, कभी प्रधानमंत्री जी किसी को कपड़ों से पहचानने लगते हैं, जिस तरीके का उन्होंने जिस तरीके का रूप दिखाया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, उसको भूलना नहीं चाहिए। गए गुजरे जमानों की बातें करके आप आज होने वाले जुल्म सितम को नहीं ढक सकते हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो। लेकिन सुमेर राणा जी, हम लोग सभी लोग देखते हैं कि जब भी नवरात्र आती है हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री मातृशक्ति की पूजा करते हैं, चरण धोते हैं, और ये तो हमारे देश का ये कल्चर भी रहा है। लेकिन मैं सवाल, चलिए मैं षष्ठी जी के पास फिर से जाना चाहता हूँ। षष्ठी जी, आपको क्या लगता है कि जैसे सुमैया राणा जी ने एक बयान दिया, या आस्था जी अपनी पार्टी का पक्ष रखती है, अगर बीजेपी होती तो वो भी शायद अपने पक्ष रखते, लेकिन चूंकि वो यहाँ पर है नहीं, आपको लगता नहीं कि एक महिलाओं की जो आबादी उसमें भी सियासी बंटवारे के लिए रस्साकशी का दौर शुरू हो गया है? अब उसमें भी जाति धर्म सब चीजें देखी जाएंगी, बयान आएंगे, ये दलित वर्ग की महिला है, वो ओबीसी वर्ग की महिला है, ये मुस्लिम वर्ग की महिला है, एक नया दौर। षष्ठी जी अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी मानस जी, मैं ये कहूंगी कि राजनीति हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र, योग्य व्यक्ति को, जात पात से ऊपर उठ के योग्य व्यक्ति को आगे आने के लिए सभी को उसका वेलकम करना चाहिए। ये मेरी, जैसे कि किरण जी कह रहे हैं कि शिक्षाविद हैं, हम भी इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमें लगता है कि योग्य व्यक्ति को आना चाहिए सत्ता संभालने, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे प्रशासनिक अन्य सेवाएं हो। उसमें इस तरीके की जातिगत भेदभाव, पार्टीगत चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर नेतृत्व का गुण है तो वो चमक के बाहर आएगा और उसे आगे बढ़ने का अवसर देना ही चाहिए, और तभी जो है वो सही वर्ग को सही चीज की मतलब प्राप्त हो सकेगी, और जिसका लाभ जो है पूरे समाज को होगा। जो छोटी छोटी जो दलगत नीतियां हैं और बहुत धर्म और जाति और राजनीति के जो भी दल हैं, उनको लेके जो रस्साकशी होती है, उससे जो है वो देश का फायदा ना होकर नुकसान ही होता है। निश्चित तौर पर किरण जी, ये तो देखिए सबके सियासी दलों के अपने अपने दाम है। कांग्रेस कहती है कि इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने दी। इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति किसने दी? कांग्रेस कहती है कि हमने दी। उत्तर प्रदेश को पहली मुख्यमंत्री किसने दिया? वो कहती कांग्रेस ने दिया। बीजेपी कहती है कि इस देश में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति किसने दी? तो बीजेपी अपना क्रेडिट लेती है, जाहिर सी बात है। बुलाना भी गवारा नहीं समझा संसद भवन में, नए जी। संसद भवन। और देखिए, तो मेरा सवाल किरण जी यही है कि क्या जरूरी है कि महिलाओं को अलग अलग जाति वर्ग धर्म संप्रदाय में बांटा जाए, या उसको सिर्फ महिला ही रहने दिया जाए, वो चाहे किसी भी जात से आए? मानस जी, प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है कि महिला को महिला ही रहने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि
सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना कि हम इस पार्टी के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि जब आप बात महिला आरक्षण की कर रहे हैं तो महिला को महिला रहने देने में ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हमारी सरकार ने इसकी पहल की है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको समर्थ बनाया जाए, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं आता कि हम इस जाति की महिला या इस धर्म की महिला या एक पर्टिकुलर कहीं ट्राइबल से लाके महिला, नहीं, यहाँ पे क्योंकि महिलाएं समर्थ हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आज बड़े बड़े विश्वविद्यालय महिला प्रशासक चला रहे हैं और कहीं पर भी उनको उफ भी नहीं करती है कि इतने अच्छे से उनका जो राजकाज चलता है बहुत बढ़िया से। तो इसलिए हमें लगता है कि जाति महिलाएं हमेशा जाति धर्म और इन चीजों से परे है, उनमें उसमें शक्ति है। और ये जो बिल माननीय प्रधानमंत्री जी या जो भी हमारी जो सरकार है, मतलब एक तरह से महिलाओं को राजनीति और समाज में एक अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर सके, इसके लिए लाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम जाति और धर्म और चीजों से महिला को जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी सोच संकीर्ण हो जाएगी और जो जिसके लिए ये बिल लाया जा रहा है उसका उद्देश्य बेकार हो जाएगा, वो किसी मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए ये जो जिसमें क्योंकि अच्छा जो मेन किरण जी, जी किरण जी, कभी आपको ऐसे बोर्ड दिखाई पड़े जिसमें लिखा हो कि पार्षद पति, प्रधान पति, या ऐसी गाड़ियां आपने देखी है जिसमें लिखा रहता है पार्षद पति, प्रधान पति, पत्नी बन गई जिला पंचायत और प्रधानी चला रहे हैं उनके पति देव? ये आपको लगता है ये भी खतरा है? अगर हम जेंडर को लेके देखें तो हमें नहीं लगता, हम लोग जब भी बात करते हैं तो चेयरपर्सन बात करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि चेयरवुमेन या चेयरमैन, हम लोग चेयरपर्सन की बात करते हैं, यानी जहाँ पे हम जेंडर को बीच में लाते ही नहीं है। यानी वो जो उस पद के लिए है वो एक प्राणी है, एक मनुष्य है और एक समाज के लिए कार्य कर रहा है। तो हमें नहीं लगता कि जो ये आपका शब्द है ये कहीं देखने को मिलना भी चाहिए। इस तरह की चीजें हमें नहीं लगता कि समाज में बहुत अच्छी हैं। आप कई बार, क्योंकि हम लोग मीडिया में काम करते देखते हैं कि पत्नी पार्षद हो गई, पार्षदी उसके पतिदेव चला रहे हैं, पत्नी प्रधान हो गई, प्रधानी उनके पतिदेव चला रहे हैं। देखिए ये सब चीजें वही हम बता रहे हैं, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि हम शिक्षा की दृष्टि से ही इन चीजों को देखते हैं, हम राजनीति की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि महिला में समर्थता है, अगर वो लड़ती है तो उस पद को चलाना भी जानती है और चलाती भी है। हाँ, पुरुष सत्तात्मक जहाँ पे कुछ चीजें होती हैं और ये बहुत नेचुरल सी चीज है, ये आप भी जानते हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है, तो कहीं कहीं पे जब वो सपोर्ट लेती है तो वहाँ पे डोमिनेंस उसको फेस करना पड़ता है। और हमें लगता है कि इस तरह की चीजें अगर जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं न्यायपूर्ण समावेशी समाज को बनाने में आगे जरूर मदद करेगा। तो जिस तरह की चीजें आप कह रहे हैं समाज में बेहतरी होंगी, उसमें बेहतरीन होगा, तो शायद ऐसी समस्या ना आए भविष्य में बिल्कुल भी। चलिए, आप चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समैया राणा जी आपका, आस्था जी आपका बहुत शुक्रिया, सृष्टि जी और किरण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे देश की सियासत में हो रहे एक बड़े परिवर्तन की, जहां पर महिलाओं की भागीदारी अब तय हो रही है, यानी उनकी आबादी के हिसाब से उनको भागीदारी देने का एक प्रयास हो रहा है। हालांकि ये प्रयास अभी बहुत शुरुआती दौर पर है, लेकिन फिर भी कहीं से शुरुआत हुई, यही बेहतर है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।